हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हमारा जो नया चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर इज़ अबाउट बायोमोलिक्यूल्स। तो देखिए बायोमोलिक्यूल्स के दैट चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ बायोमोलिक्यूल्स, और इसके एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और बॉटनी के पार्ट में इसको रखा गया है, लेकिन अगर जनरल सेंट्रलाइज इसकी बात की जाए तो सेंट्रलाइज बेसिस पे ये दोनों को डील करता है, प्लांट को भी और एनिमल को भी। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पलर दैट इज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्ज़ाम। क्वेश्चन नंबर 1, इट इज़ सेड दैट, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया देखिए, देखते हैं। इट इज़ सेड दैट एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट ऑफ द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट लाइक अर्थ क्रस्ट आर सिमिलर इन द सेंस दैट ऑल द मेजर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन बोथ। देन व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अमंग द फॉलोइंग। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, ये एनिमेट मैटर हो गया, इसे कहेंगे एनिमेट, इसको क्या कहा जाएगा एनिमेट। और नॉन लिविंग जो होता है उसे इनएनिमेट कहा जाता है। लिविंग एनिमेट और नॉन लिविंग इनएनिमेट, द लाइक अर्थ क्रस्ट। तो आपको बताना है कि आखिर ये आर सिमिलर इन द सेंस दैट ऑल द मेजर एलिमेंट, दोनों में सारे एलिमेंट्स मिलते हैं आपको। ज़मीन में भी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे ऑक्सीजन, सब चीज़ मिलती है ज़मीन में भी और ह्यूमन बॉडी में। तो आपको उस रिस्पेक्ट में बताना कि इसका आंसर कौन सा सही है एनिमेट इनएनिमेट में। ऑप्शन फर्स्ट क्या कहता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है मोर गोल्ड देन द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। इनएनिमेट मतलब अर्थ क्रस्ट, उसमें इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में गोल्ड, लिविंग ऑर्गेनिज्म में गोल्ड ज़्यादा है इनएनिमेट से। ये बिल्कुल गलत जवाब है, याद रखिएगा, ऐसा नहीं है। सेकंड है लिविंग ऑर्गेनिज्म है मोर वाटर इन द बॉडी देन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, ये भी गलत है। अर्थ क्रस्ट में बहुत सारा पानी है ना, और कह रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म है मोर वाटर, ये रॉन्ग हो जाएगा। सी में कहा गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म है मोर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पर यूनिट मास देन इनएनिमेट, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पर यूनिट मास ज़्यादा है इनएनिमेट से। ये बिल्कुल सही जवाब, याद रखिएगा। इट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, सी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस। बाकी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में, मैनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर फ्री और इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं और कंपाउंड। वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो लिविंग में नहीं पाया जाता है। देखिए सोडियम हमारी बॉडी में भी, आयरन में भी है, मैग्नीशियम भी हमारी बॉडी, मैग्नीशियम प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है। सिलिकॉन ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, नॉट फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग में तो प्लांट्स भी आ गए, तो सिलिकॉन इज़ नॉट फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ए इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसमें ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है ही नहीं। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का भी पार्ट है, ह्यूमन बॉडी में भी पाया जाता है। आयरन भी याद रखिएगा, और सोडियम भी पाया जाता है बैलेंस, आयोनिक बैलेंस के लिए। चलिए तो ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, देखिए 3 की तरफ बढ़ते हैं। अमाइनो एसिड्स एज द नेम सजेस्ट हैव बोथ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आप जानते हैं स्ट्रक्चर में आप देखें तो अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप हो जाता है और COH ग्रुप भी होता है। इन एडिशन ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड दोज विच आर फाउंड इन प्रोटीन्स। ठीक है, इन एडिशन जितनी भी नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड हैं उसमें इन एडिशन टू ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड दोज विच आर फाउंड इन प्रोटीन, उनको लीवो एल अमीनो एसिड्स कहा जाता है। लीवो रोटेटरी होती हैं जो कुदरती पाई जाती हैं, याद रखिएगा। ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स होता है, उसके अलावा भी वो सब एल कहलाती हैं, लीवो। फ्रॉम दिस कैन यू गेस फ्रॉम विच कंपाउंड कैन बी द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड मेड। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कैन यू गेस फ्रॉम विच कंपाउंड, किस कंपाउंड से सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बनती है, आपको इसमें ये बताना है। तो याद रखिएगा अगर हम सिंपलेस्ट अमीनो एसिड की बात करते हैं तो अब देखिए इसमें फॉर्मिक एसिड है, मीथेन है, फिनॉल है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन खुद एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, वो किसको बनाएगी, ऐसा नहीं है। मीथेन के बारे में बताया जा रहा है कि मीथेन जो है वो बी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड इट मेक द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड दैट मीथेन से भी बनती है। ठीक है, ये बनाती है सबसे सिंपलेस्ट, तो बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन हैं लेकिन आंसर बहुत ही सिंपल है, बस आपकी थ्योरी अच्छी होनी चाहिए इसके लिए, देखिए तभी आप लगा पाएंगे, वरना वेस्टफुल है आपका इन क्वेश्चनों को लगाना। मैनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर नेगेटिवली चार्ज। बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जैसे एसिडिक एसिड, वाइल अदर आर पॉजिटिवली चार्ज
ammonium ion, ये positive charge. An amino acid under certain condition would have both positive and negative charges simultaneously in the same molecule. Such a form of amino acid is called. इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक अमीनो एसिड है, कुछ अमीनो एसिड को सर्टेन एक खास कंडीशन में उनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों मौजूद होता है एक साथ, एक ही मॉलिक्यूल में दोनों एक साथ होता है, क्योंकि एक अमीनो एसिड में याद रखिएगा NH2 ग्रुप भी होता है और COOH ग्रुप भी होता है, तो NH3 प्लस बनता है, इसमें प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है, ये ज़्वेटर आयोनिक फॉर्म कहलाती है, डी ज़्वेटर आयोनिक फॉर्म्स कहलाती हैं, याद रखिएगा, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक ही मॉलिक्यूल में हो, डी इज़ करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 4 हुआ अभी, तो बड़े बड़े क्वेश्चन सिंपल हैं। शुगर आर टेक्निकली कॉल्ड, शुगर जो होते हैं, शुगर्स आर टेक्निकली कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, रेफरिंग टू द फैक्ट दैट देयर फार्मूला आर ओनली, ये फार्मूला होता है CH2O। ये पाया हेक्सोज आर देयर हैव 6 कार्बन, हेक्सोज होगा हैव 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन, मतलब ये शुगर, ये किसका फार्मूला हो गया, C12H22O11। तो ये फार्मूला आपका हो जाएगा ग्लूकोज का। तो इसमें वैसे ये भी हो गया, और एक जनरल की बात कर रहे हैं कि इसमें कार्बन कितने हो जाएंगे, 6, हाइड्रोजन हो जाएंगे 12 और ऑक्सीजन हो जाएंगे 6। तो कह रहे हैं कि ग्लूकोज इज़ अ हेक्सोज, चूज़ फ्रॉम द अमंग द फॉलोइंग अनदर हेक्सोज। हेक्सोज मीन 6 कार्बन कंपाउंड आपको बताना कि एक कोई और ऐसी शुगर बताइए जो 6 कार्बन होती है। तो याद रखिएगा आपकी जो फ्रक्टोज़ है, ग्लूकोज में मैंने अभी बताया आपको सबसे सिंपलेस्ट शुगर है, और फ्रक्टोज इज़ ऑल्सो, बस ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है और फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप है। फार्मूला दोनों का C6H12O6 ही है, ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें क्या कहा जा रहा है 6 में, व्हेन यू टेक सेल और टिश्यू, आपने व्हेन यू टेक सेल्स और टिश्यू एंड ग्रिंड दैम with an acid in a mortar or pestle, all the small biomolecules dissolve in the acid, proteins, polysaccharide, nucleic acid are insoluble in mineral acid and get precipitated. The acid soluble compound include amino acid, nucleoside, small sugars. When one add a phosphate group to a nucleoside, one get another acid soluble molecule called. कह रहे हैं कि अगर phosphate group nucleoside में ऐड हो जाएगा तो कौन सा soluble biomolecule मिलेगा। अब क्वेश्चन में दोबारा आपको बता दूं, इसमें बता रहे हैं कि अगर आप कोई सेल लेते हैं या टिश्यू लेते हैं और उसको ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं किसी एसिड के साथ, मोटार पेस्टल में, तो जितने भी छोटे छोटे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो सब एसिड में डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ये तो यहाँ तक बात हो गई। दूसरी प्रोटीन्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, ये जो है मिनरल एसिड में नहीं घुलते हैं। ठीक है, मिनरल एसिड जैसे HCl, H2SO4, इनके अंदर और भी बहुत सारे एसिड होते हैं मिनरल एसिड, एंड ये इंसॉल्युबल मिनरल एसिड, और ये गेट प्रेसिपिटेटेड। द एसिड सॉल्युबल कंपाउंड इंक्लूड, एसिड सॉल्युबल कंपाउंड कौन से हैं, अमाइनो एसिड हैं, न्यूक्लियोसाइड हैं और छोटे छोटे शुगर्स, ये कहलाते हैं एसिड सॉल्युबल। अब इसमें बताया जा रहा है कि अगर फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोसाइड में ऐड हो जाए, ये एक फॉस्फेट ग्रुप है, इसमें ऐड कर दिया आपने क्या है, न्यूक्लियोसाइड, तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी, व्हेन वन ऐड ए फॉस्फेट ग्रुप टू ए न्यूक्लियोसाइड, वन गेट अनदर एसिड सॉल्युबल, ये क्या मिलेगा आपको, न्यूक्लियोटाइड्स। तो आपको न्यूक्लियोटाइड मिल जाएगा, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, इसमें क्या होती है, शुगर होता है, नाइट्रोजन बेस, और फॉस्फेट ग्रुप ऐड होने से क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। डी इज़ करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन, व्हेन वी होमोजेनाइज एनी टिश्यू इन एन एसिड, कह रहे हैं किसी भी, व्हेन वी होमोजेनाइज बनाने में देखिए बहुत टाइम लगता है, और उसका बिल्कुल सही तरीके से जब तक मिल नहीं जाएगा तब तक वो होमोजेनाइज बनेगा नहीं। अगर वैन वी होमोजेनाइज, किसी भी टिश्यू को आप एसिड और एसिड सॉल्युबल पूल में उसको डिसॉल्व करते हैं, व्हेन वी होमोजेनाइज एनी टिश्यू इन एन एसिड, द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट व्हाट, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है आपको बताना। तो इसमें अगर आप देखें, इसमें ये क्या बन जाएगा, तो याद रखिएगा ये साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट करेगा, ए इज़ करेक्ट। सब उसमें खुल जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बॉडी के अंदर या लिविंग बॉडी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल है वो है वाटर, याद रखिएगा, और इसका कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा, इससे 75, 72, 75, ठीक है, 80% जो है वाटर रहता है। सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन लिविंग ऑर्गेनिक बॉडी में क्या है, वाटर। लोग प्रोटीन सोचेंगे लेकिन वाटर की अबंडेंसी ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है मतलब, तो ये ज़्यादा है, याद रखिएगा। और चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें 14 क्वेश्चंस हैं एट लीस्ट।
फिर देखिए बड़ा क्वेश्चन आ गया, और लेकिन जवाब बहुत छोटा। होमोपोलीमर, होमोपोलीमर क्या होता है? जो सेम एक जैसी मोनोमेरिक यूनिट से मिलके बनता है होमोपोलीमर। जैसे एक जैसी जो यूनिट्स हैं मिल के, जो उन्हें मोनोमर्स कहते हैं। होमोपोलीमर हैज़, ये सब मोनोमर्स हो गए, इससे पॉलीमर बन जाएगा ये। तो होमोपोलीमर हैज़ वन टाइप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड मोनोमर्स रिपीटेड एन नंबर ऑफ टाइम्स। होमोपोलीमर में सारे सिमिलर होते हैं। हेट्रोपोलीमर हैज़ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर। हेट्रो में क्या है? डिफरेंट होता है, ठीक है, हेट्रो में डिफरेंट। जब स्टार्च में क्या है? हेट्रोपोलीसेक्राइड है स्टार्च, क्योंकि उसमें, सॉरी हेट्रो नहीं है, उसमें ब्रांचिंग है, वो होमोपोलीसेक्राइड है, क्योंकि उसमें आपका क्या क्या मौजूद होता है याद रखिएगा, ग्लूकोज से ही मिलके बनता है, लेकिन ग्लूकोज में जो है उसमें जो ब्रांचिंग हो जाती है। हेट्रोपोलीसेक्राइड बहुत सारे कम, प्रोटीन्स और प्रोटीन्स हेट्रोपोलीमर्स होते हैं, मेड ऑफ अमाइनो एसिड, वाइल न्यूक्लिक एसिड लाइक DNA RNA इज मेड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। 4 टाइप के, तो हेट्रो ही हो गया। तो होमोपोलीसेक्राइड भी होते हैं। तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, प्रोटीन्स में कितने टाइप के मोनोमर होंगे? तो याद रखिए 20 टाइप्स ऑफ मोनोमर्स आर फाउंड इन, क्योंकि 20 बेसिक टाइप की अमीनो एसिड पाई जाती हैं, तो 20 मोनोमर्स हो गए। ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। प्रोटीन्स परफॉर्म मैनी फिजियोलॉजिकल फंक्शन। प्रोटीन बहुत सारे काम को अंजाम देती हैं, फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शन बॉडी में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम फंक्शन एज एंजाइम्स, कुछ प्रोटीन एंजाइम्स की तरह काम करती हैं, बायोकैटलिस्ट की तरह। वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एडिशनल फंक्शन दैट सम प्रोटीन डिस्चार्ज। कुछ प्रोटीन्स इसके अलावा एडिशनल सम प्रोटीन डिस्चार्ज, सॉरी, वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एडिशनल फंक्शन दैट सम प्रोटीन डिस्चार्ज। एक हार्मोन की तरह, एक एंजाइम की तरह काम करती है, दूसरा किसकी तरह काम करती है? हार्मोन्स, ठीक है। एंजाइम्स, प्रोटीन्स आर, ठीक है, हार्मोन का जो फॉर्म, वो प्रोटीन ही एक तरीके के प्रोटीन ही फॉर्म होते हैं वो। Hormones are biocatalysts that are secreted in trace amount from the endocrine gland and act on target site। तो हॉर्मोन्स प्रोटीन की ही शक्ल है। डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11। ग्लाइकोजन इज अ होमोपोलीसेक्राइड। ग्लाइकोजन में सारे ग्लूकोज की यूनिट आपस में ज्वाइन रहती हैं। तो इसमें किसकी यूनिट होंगी ग्लाइकोजन में पूछ रहे हैं? तो इसमें ग्लूकोज की यूनिट होंगी, याद रखिएगा। तो ए इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, याद रखिएगा, ए इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। द नंबर ऑफ एंड्स इन अ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल वुड बी। अगर ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल अपना, ठीक है, ग्लाइकोजन में बहुत सारे ग्लूकोज आपस में ज्वाइन होते हैं, तो उसमें कितने एंड्स होंगे आपको बताने, हाउ मैनी एंड्स। तो अगर एंड की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा एंड इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्रांच। जितनी ब्रांचें होंगी +1, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ ब्रांचेस +1, ठीक है। मान लीजिए 2 ब्रांच है तो उसमें एक ज़्यादा, एक एक्स्ट्रा होगा। ए इज़ करेक्ट। ए इज़ द मोस्ट एफिशिएंट। ऐसा नहीं इक्वल नंबर ऑफ ब्रांच पॉइंट, इसमें क्या है, इसमें क्या कहा गया देखिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल कि ये हो जाए कि ये इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्रांच पॉइंट, या 1 हो जाए, 2 1 ऑन लेफ्ट, 2 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये सब गलत है, याद रखिएगा। ये जो आपका, सॉरी, ए जो है आपका वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। इक्वल टू द नंबर ऑफ, जितनी ब्रांचिंग हो उसमें एक ज़्यादा होगा। ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13। अ प्योर प्रोटीन शुड नॉर्मली हैव। अगर कोई एक प्योर प्रोटीन है बता रहे हैं तो उसके अंदर कितने एंड्स होंगे? तो याद रखिएगा उसमें 2 एंड्स होंगे। ए इज़ करेक्ट। 2 एंड्स पाए जाएंगे उसके। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस 14। एंजाइम्स मैंने बताया आर बायोकैटलिस्ट, दे कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस। इन जनरल दे रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। मैनी फिजियोकेमिकल प्रोसेस आर एंजाइम मीडिएटेड। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन एंजाइम से ही होते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शन आर गिवन। कुछ आपको दे रखे हैं, टिक द रॉन्ग एंट्री। आपको गलत बताना है कि आखिर कौन से ऐसे रिएक्शन है जो एंजाइम से नहीं होंगे। क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे ऑब्जेक्टिव। तो देखिए इसमें डिजॉल्विंग ऑफ CO2 इन वाटर, ये एंजाइम मीडिएटेड है। अनवाइंडिंग द 2 स्ट्रैंड ऑफ DNA, ये भी एंजाइम, इसमें एंजाइम आएगा आपका हेलिकेज। और हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, इसमें भी एंजाइम चाहिए, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड में नहीं चाहिए, ये एंजाइम मीडिएटेड नहीं है। डी इज़ करेक्ट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रखता है और अपना अलग वेटेज है। सेल बायोलॉजी यूनिट का ये चैप्टर 9 है, सेकेंड चैप्टर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।